Very good morning, cadets. I hope you must be enjoying your lockdown and having a deep study for the coming examination. और इसी को फोकस करते हुए आज का हमारा टॉपिक डिसाइडेड है। मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है आपका, और मेडिवल हिस्ट्री को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटे से लेक्चर में समझेंगे पहले, और उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होगा आपको। आप जितना भी सुनेंगे इसमें एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपके यूपीएससी कैडर के, एसएससी कैडर के रखे हैं, इसमें आप उनको देखिएगा कि आप इस छोटे से लेक्चर में इनको आप बना पाएंगे कि नहीं। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है? हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है, यू मस्ट हैव अ क्रोनोलॉजी। एक क्रोनोलॉजी और क्रम को समझे। जनरली क्या होता है कि अगर हमारे दिमाग में एक रूल है पढ़ने का, इसमें जब आपके दिमाग में ये बात फिट कर दिया जाए, जैसे मैंने आपको कहा इसके बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो आपका दिमाग जो है लेक्चर के सारे बातों को समझ रहा होगा। इसी बेसिस पर ये लेक्चर है आपका, तो ध्यान से सुनेंगे और इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश के साथ इसको सुनेंगे। तो सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री के सेगमेंट को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको मेडिवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। इससे पहले के वीडियो में प्री मेडिवल को हमने कवर किया है इसमें। तो मेडिवल हिस्ट्री के पीरियड में सबसे पहले मेडिवल नाम क्यों रखा है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इसमें। तो मध्यकालीन और मेडिवल इसलिए रखा गया है क्योंकि इतिहास को 3 भागों में हम समझने के लिए बांटते हैं। पहला भाग है प्राचीन भाग, दूसरा भाग है मध्यकालीन जिसको मेडिवल कहते हैं, और तीसरा भाग है आधुनिक भारत जिसमें स्वतंत्रता संग्राम भी जुड़ता है। तो हम अभी मेडिवल पीरियड में है, तो हमें मेडिवल के बारे में ही बात करना है। तो मेडिवल पीरियड हिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें हमें मेनली जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग को सबसे पहले समझाना है कि मेडिवल पीरियड जो है ये भारत में इस्लामिक रूल है, और इस्लामिक रूल भारत में 2 अलग अलग रूल्स में एस्टेब्लिश्ड है। तो कौन कौन से रूल्स हैं इसमें? एक सल्तनत पीरियड के नाम से है और एक मुगल पीरियड के नाम से। तो पूरा मेडिवल हिस्ट्री का अगर स्लैब देखा जाए आपका, तो 2 रूल में सिर्फ एस्टेब्लिश है। एक है सल्तनत पीरियड का और दूसरा है मुगल पीरियड का, और इन दोनों के बाद फिर ब्रिटिश रूल आ गया। तो यानी हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? तो तरीका होना चाहिए रूलर्स के बिहाफ में हिस्ट्री को पढ़ेंगे आपको, तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस जो होते हैं, जो रूलर्स जो भी चीज़ें को इम्प्लीमेंट करता है, रूलर्स के बिहाफ में किताबें लिखी जाती हैं, रूलर्स के बिहाफ में हिस्टोरियंस जो हैं वो दूसरे देश की यात्राएं करते हैं। तो इसलिए रूलर्स के बिहाफ में हिस्ट्री पढ़ना एक सबसे ब्रॉड पैरामीटर है और कंसेप्चुअल भी बहुत अच्छा है। तो ये पैरामीटर को अपनाएंगे इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें कि सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड, और उसके बाद मेडिवल पीरियड में मुगल पीरियड आता है आपका। तो हम सल्तनत पीरियड के पार्ट को आज कवर करेंगे इसमें, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सल्तनत पीरियड क्यों कहते हैं इसका भी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भारत में मेडिवल से पहले जब एंशिएंट पीरियड था, तो इंडिया में जो रूलर्स थे उनके राज्य को, उनकी टेरिटरी को राज्य कहा जाता था, और उनका जो रूलिंग पावर होते थे उनको राजा कहा जाता था। यानी राज्य और राजा ऐसे करके वर्ड को कोरिलेट करेंगे इसमें। तो भारत में जब ये रूल रिप्लेस हो गए, राजा रिप्लेस हो गया इस्लामिक रूलर से, तो उन्होंने इसको सल्तनत कहा और ख़ुद को सुल्तान कहा। यानी कि सुल्तान का सल्तनत और राजा का राज्य। तो यहाँ पर ये वर्ड का भी ध्यान रखना है कि अब ये राज्य नहीं रहे और राजा भी नहीं रहे, अब वो हो गए सुल्तान और उनकी जगह पर हो गए सल्तनत। तो ये वर्ड के साथ इसका एक्सप्लेनेशन है आपको। नेक्स्ट इनके टेन्योर को याद रखेंगे। इनका टेन्योर जो है 1206 से लेकर 1526 का टेन्योर आता है। 1206 का टेन्योर ये है सल्तनत पीरियड का टेन्योर। और इस टेन्योर में हुआ क्या है इसके में 5 अलग अलग डिफरेंट डायनेस्टिक रूल एस्टेब्लिश हुए हैं। यानी कि डायनेस्टिक इसको कहते हैं जो एक वंश के ही क्रम में जो राजा चल रहे होते हैं उनको हम डायनेस्टिक रूल, या वंश परंपरा के आधार पर जो राजा होते हैं या शासक होते थे उनको हम डायनेस्टिक रूल में जानते हैं। तो हम ये डायनेस्टिक रूल में 5 अलग अलग रूल्स के बारे में छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इस क्लास में लेक्चर नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है एक छोटे से लेक्चर में सिर्फ सुनने के साथ ही कैसे सॉल्व कर पाए। यानी कि क्वेश्चंस को अरेंज करके कैसे लेक्चर लिया जा सकता है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपको इसके लिए कोई PDF नहीं लेना है, कोई लिखना भी नहीं, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और सारे लगभग क्वेश्चंस आपके अप्रोच में आ जाने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसमें। तो सल्तनत पीरियड के सबसे पहले इनका क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले जो है स्लेव डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी जिसको खिलजी वंश कहते हैं, नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी जिसको तुगलक वंश कहते हैं, सैयद डायनेस्टी सैयद वंश, और लास्ट है लोधी वंश। यानी कि हमें इसका क्रोनोलॉजी याद करना है, यानी कि ये सीक्वेंस में याद करना है, और ये सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोई ट्रिक वाला मेथड फॉलो करने का ज़रूरत मत करिएगा। देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है, इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे भी कहते हैं कोई ट्रिक बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि जब सब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है तो इसमें ट्रिक्स इतने सारे लेंगे ना, तो वो अपने आप में ही एक वॉल्यूम हो जाएगा, और इतना वॉल्यूम से फिर आप दूसरे जगह पर समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ट्रिक नहीं होता, कुछ जगहों पर ट्रिक चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस को याद करना बहुत आसान है क्योंकि इसके रूलर से ही आपको ध्यान आ जाएगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके
सल्तनत पीरियड के ये रूलिंग पीरियड हो गए। एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सबसे कम चांसेस जो है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे कम चांसेस है इनके रूलिंग्स में जो रूलर के नाम है, जो सुल्तान के नाम है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ। जैसे कि मान लेते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस अब ट्रेंड में नहीं है, इनसे आगे एडवांस चले गए। अब मैं बात करूँ थोड़ा एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तबकाते नासिरी, मिनहाज सुराज, ऐसे किताबें जो हैं, बर्नी ने कौन सी किताब लिखी, ऐसे करके क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर से ज़्यादातर आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं इसमें स्थापत्य, स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किसी रूलर के द्वारा कुछ किए गए ऐसे कार्य, जैसे कि नहरों का निर्माण किसने शुरू किया। यहाँ पर रूलर का नाम पूछा गया है, लेकिन उसका एक एक्शन पूछा गया है, यानी एक्शन ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। तो यानी रूलर्स के साथ क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी हो जाते हैं, और वो पहले के बेसिक एग्जाम में होते थे, लेकिन फिर भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे बेस क्वेश्चंस में रूलर्स के साथ आएंगे, उसके बाद इनमें ऑथर्स में जाएंगे, और फिर इनके स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट्स और कुछ इवेंट्स जो एक्शंस लिए हैं उनके साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को कहते हैं गुलाम वंश। ये गुलाम वंश क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लेना होगा। वर्ड्स को क्लियर करते हैं पहले। तो इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं, गुलाम का मतलब है कि किसी का गुलाम। पहले क्या होता था इसमें कि जो भी रूलर्स होते थे वो जैसे बाज़ार में सामान मिलता है वैसे गुलाम मिला करते थे इसमें, और उन गुलामों को खरीद कर जो है वो अपने लिए या तो सेना में भर्ती करते थे या अपनी सेवा के अन्य कार्यों में लगाते थे। तो इसलिए जो है यहाँ पर मोहम्मद गौरी, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में बात किया है, इसलिए आज नेक्स्ट लेक्चर में अभी तो मोहम्मद गौरी ने जो है भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों को जीता, और जीतने के बाद अपने सेनापति जो कि उनके गुलाम थे, खरीदे हुए गुलाम थे, उनके अंडर में जो है उन टेरिटरी को छोड़ दिया। और भारत की टेरिटरी किसको मिल गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गई थी, जो कि मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था। तो गौरी का खरीदा हुआ गुलाम जो था उसको भारत की टेरिटरी जब मिल गई थी, और गौरी की जब मृत्यु हो गई, तो 1206 में मृत्यु हो गई गौरी की, तो वो टेरिटरी अब भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से एक तरह से वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रूलर हो गया। तो भारत में गौरी के गुलाम ने जब शासन करना शुरू किया तो इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये गुलाम वंश के साथ ज़्यादा प्रचलित है। इस वंश के साथ कुछ और भी वर्ड हैं जिसको ध्यान रखिएगा। इसको ममूलक वंश भी कहते हैं, ममूलक डायनेस्टी भी कहते हैं। ममूलक का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में जो है लगभग जो है 11 रूलर्स, अलग अलग रूलर्स ने शासन किया है, लेकिन ये सभी गुलाम नहीं थे। इन 11 में से सिर्फ 3 ऐसे थे जो कि गुलाम थे, और बाकी सब इंडिपेंडेंट थे। राजा का पुत्र कभी गुलाम नहीं होगा। मान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक अगर गुलाम था तो उसका बेटा तो गुलाम नहीं था, क्योंकि उसका फादर तो पहले से सुल्तान था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। गुलाम वंश के साथ जो दूसरा शब्द एग्जाम में पूछा जाता है उसको कहते हैं ममूलक। ममूलक क्या मतलब होता है, जिसके मदर फादर इंडिपेंडेंट है, वो गुलाम नहीं। तो ममूलक वंश किस वंश से संबंधित है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्लेव डायनेस्टी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रूलर्स इंडिपेंडेंट थे और 3 ही ऐसे गुलाम रूलर्स थे जो कि शासक बने। तो स्लेव डायनेस्टी का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री नाम कह सकते हैं इसमें, ममूलक वंश भी कह सकते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स को पढ़ना है जिसमें एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 आप इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लेना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इसका दूसरा इल्तुतमिश को पढ़ लेना है इसमें। इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान को पढ़ लेना है, बलबन को पढ़ लेना है, और लास्ट में क्यूमर्स को पढ़ लेना। ये जो नाम मैंने सीक्वेंस में बताया है, ये सीक्वेंस के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं और बाकी नाम इसके ज़रूरी नहीं, इसलिए इन्हीं के पैरामीटर्स में सिलेबस को रखिएगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें, सभी के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे, और एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रेडी रखेंगे। सो लेट स्टार्ट टू टॉक अबाउट सल्तनत डायनेस्टी, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब फाउंड किया था तो गौरी के और भी बहुत सारे सेनापति थे, जिसमें कि यल्दौज और कुबाचा 2 नाम आते हैं। तो यल्दौज और कुबाचा ने भी जो है अपनी अपनी टेरिटरी, जिसको मुल्तान मिल गया था और एक को गजनी का क्षेत्र मिल गया था। तो इन्होंने सोचा कि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको मैं क्लेम करूँगा। तो ऐबक ने पहले जो है अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई, लेकिन देखा उसने कि ये लोग मेरी सत्ता को अंदर क्लेम कर रहे हैं, तो राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी। तो ऐबक जो था उसने भारत की राजधानी लाहौर में ही रखी, क्योंकि वो दोनों उसके दूसरे जो गुलाम थे गौरी के, वो भारत की तरफ ना आ पाए। जिसके कारण थोड़ा सा एक मैप में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फिगर रहा होगा। ये भारत है आपका, ये दिल्ली कैपिटल है आपका। ऐबक ने जब देखा इसमें कि अगर मैं दिल्ली में अपनी कैपिटल बना लेता हूँ तो ये 2 क्षेत्र हैं इसमें, ये यल्दौज हो गया आपका, ये कुबाचा हो गया। तो ये दोनों भारत की अगर मैंने यहाँ रखा तो ये यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो मैं इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपनी टेरिटरी को बाहर तक रख लेता हूँ। तो ऐबक ने जो है अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी राजधानी लाहौर तक स्थानांतरित रखी। वो उसकी मजबूरी भी कह सकते हैं इसमें।
लाहौर में, क्योंकि दिल्ली की उसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में उसने लाहौर स्थानांतरित कर दी। इसके कारण इसको भारत में सल्तनत वंश का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी नहीं कहते, क्योंकि ये गुलाम था और गुलाम का टैग होने के साथ वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी एफिशिएंटली नहीं ले पाता। लेकिन इसके कार्य एग्जाम में जो है बहुत सारे सेक्शंस में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसको चंद्रमुखी नाम से जानते हैं। चंद्रमुखी किसको कहते हैं? ऐबक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खरीदा हुआ गुलाम था और इसको कहते हैं कि इसके चेहरे पर जो है चेचक के निशान थे, जिसके कारण वो काफ़ी शाही रहता था। और इसके सुल्तान ने, जिसका नाम गौरी था, उसने अपने इस बहुत ही बहादुर अपने सेना नायक को देखा, जिसने भारत में तराइन के युद्ध में मदद भी किया था इसका, उसी के कारण भारत को जीता भी गया था। तो उसको बहुत खुश करने के लिए जो है उसने कहा कि तुम इतना शर्माते हो इसमें, तुम्हारी खूबसूरती जो है तुम्हारे अंदर की है, इसलिए तुम्हारा नाम ऐबक रख दिया जाए, जिसका नाम होता है चंद्रमुखी। तो कुतुबुद्दीन के साथ ऐबक वर्ड का मतलब है चंद्रमुखी होना। जो चंद्रमुखी किसके साथ है? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ है। तो ये वर्ड के साथ एक छोटी सी कहानी से हमें हिस्ट्री बड़ी अच्छी समझ में आती है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए कहानियों को अवॉइड किया जाता है इसमें। तो हम ऐबक के साथ कुछ बातें कर रहे थे। तो ऐबक ने जो है भारत में अपने राज्य को स्थापित किया। ऐबक ने भारत में कुछ ऐसे चेंजेस किए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहले इसको लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत दानी था और लाखों का दान दे देता था। तो ऐसा लाखों का दान सभी को तो नहीं देता होगा, लेकिन हिस्टोरियंस ने जिनको भी मिला होगा उन्होंने इसकी जो प्रवृत्ति थी वो दानी की थी, और इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से इसको जो है प्रचलित किया। इसके कुछ स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट थे जिसको कुव्वतुल इस्लाम कहते हैं। इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनाया गया इसमें? तो ये अजमेर में बनाने के कारण, जो कि एक वास्तव में मस्जिद थी, तो वर्ड से कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें कि कुव्वतुल इस्लाम जो है या 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये जो है कहाँ पर बना है। जो झोपड़ा वर्ड क्या चीज़ है? झोपड़ा वर्ड तो एक रहने का मकान लगता है इसमें, लेकिन था क्या? ये एक मॉस्क था, मस्जिद था, तो जिसके साथ ये जुड़ता है इसमें। क्योंकि एक छोटे से टेन्योर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, और पोलो जैसे कि ये खेल होता है घोड़े पर जो हॉकी के जैसा खेला जाता है, तो उसके गिरने के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह बना, लेकिन कुछ समय बाद उसको हटा दिया गया और इल्तुतमिश इसका वास्तविक उत्तराधिकारी बना। इल्तुतमिश वर्ड ध्यान रखेंगे इसमें। हम बात करें सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश जो है इसका उत्तराधिकारी बना आराम शाह के बाद। इल्तुतमिश ने भारतीय इतिहास में बहुत सारे चेंजेस किए। इन चेंजेस में से कौन कौन से चेंजेस थे? सबसे पहले तो उसने भारत की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की। तो सल्तनत वंश का या सल्तनत युग का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे इसमें, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना भारतीय इतिहास की इंपॉर्टेंट बात है, जो आज भी दिल्ली राजधानी बनी हुई है। नेक्स्ट इसने क्या किया इसमें? नेक्स्ट अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि एक गुलाम होते हुए भी उसने सत्ता को हासिल किया था। ऐबक एक गुलाम था और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और गुलाम का गुलाम जब शासक बनेगा तो ये बात एक्सेप्ट नहीं होती है, और एक्सेप्ट नहीं होने के कारण यल्दौज ने इसके ऊपर हमला किया, और ये हमला जो है 1215 में हुआ, जिसको तराइन का तीसरा युद्ध भी कहते हैं। इसमें इल्तुतमिश ने इसे हराकर इसकी हत्या कर दी और भारत की सीमा को सुरक्षित भी बना लिया। इसमें इल्तुतमिश के द्वारा भारत में बहुत सारे ऐसे चेंज किए गए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके। सबसे पहले भारतीय इतिहास में इक्तेदारी व्यवस्था, यानी कि एकता का विभाजन करके, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके उनका एक मालिक बना दें और वो टैक्स रेवेन्यू लेकर आपको देते हैं, तो ये इक्तेदारी व्यवस्था जैसी व्यवस्था की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। देखिए अरेबिक कॉइन जो है इसको स्टार्ट करने वाला इल्तुतमिश था, तो भारत में इल्तुतमिश के साथ जो है इक्तेदारी प्रथा के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट है अरेबिक कॉइन चलाए, और क्योंकि ये गुलामों का गुलाम था और इसकी अपने लिए सुरक्षा के लिए काफ़ी डेंजर था, तो इसने अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्स बनाई जिसका नाम था तुर्काने चेहलगानी, 40 तुर्कों का दल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे आज जो है Z+ सिक्योरिटी, SPG सिक्योरिटी होता है, ऐसी कुछ सिक्योरिटी के साथ जो है तुर्काने चेहलगानी था, 40 का तुर्क था, और उसने अपनी सुरक्षा घेरा बनाया कि उसको कोई हमला ना करे, उसको कोई मार ना दे। क्योंकि एक गुलाम का गुलाम जब शासक बनता है तो दूसरे गुलाम भी शासक बनने के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और वो संघर्ष में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे थे। इल्तुतमिश का एक बड़ा अच्छा टेन्योर चला, और उसके बाद जो है उसे पता था कि मेरे टेन्योर के बाद जो है मेरा पुत्र जो है शायद इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसने अपने पुत्री रज़िया सुल्तान को जो है इसके लिए ऑफ़र किया। लेकिन
इस्लामिक रूल में जो है एक महिला के रूप में, राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी रज़िया को सुल्तान बनाया गया इसमें। तो रज़िया सुल्तान से भी एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो रज़िया सुल्तान से जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। रज़िया सुल्तान भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में पहली महिला थी जो कि शासक के तक पहुंची, सुल्तान बनी इसमें। रज़िया सुल्तान के समय में याकूत नाम का व्यक्ति जो था वो, क्योंकि तुर्काने चहलगानी जो सदस्य थे जो उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, अब वो चाहते थे कि महिला के रूप में है, ये नाम मात्र की बना तो दिया लेकिन रूल हम करेंगे। तो रज़िया ने अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सेना का पद जो था, जो घुड़सवार का जो सेनापति होता है इसमें, यानी घुड़सवार का अध्यक्ष जो होता है, जिसको कहते हैं तुर्की भाषा में कहते हैं अमीर आखूर, अमीर आखूर का पद जो है उसने इन तुर्कों को हटाकर अपने चॉइस का अबिसिनियाई तुर्क को दे दिया, यानी कि अफ्रीका के एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसका नाम था याकूत। और देने के कारण जो है इसके अपने ही सुरक्षा घेरे में जो है फ्रिक्शन आ गया इसमें कि हमें हटा के जो है उसको रख दिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पद है, जिस कह सकते हैं मिलिट्री कमांडर जो है। तो मिलिट्री कमांडर का पद जब दे दिया याकूत को इसमें, तो ये एक काफ़ी विवाद का कारण बना। भारतीय सिनेमा में रज़िया सुल्तान पर जो मूवी बनी है इसमें, उसमें याकूत वर्ड भी यूज़ किया गया है, क्योंकि इसमें बाद में इतिहासकार इसामी जो है वो लिखते हैं कि रज़िया और याकूत में कुछ प्रेम संबंध थे जिसके कारण उनको ऐसा पद दिया गया। इसकी सच्चाई क्या था उसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर एग्ज़ाम का क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि रज़िया सुल्तान एक महिला थी और पुरुषों के कपड़े पहनकर आती थी, मेल अटायर में रहती थी, जो कि तुर्कों को पसंद नहीं थी। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, सल्तनत काल के जो भी शासक थे वो तुर्क थे, इसलिए ये तुर्की भाषा में सारे साहित्य लिखे जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे इसमें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रज़िया सुल्तान को डिसअप्रूव करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वो मेल अटायर में रहती थी, पुरुषों के वस्त्र में रहती थी, और ये कट्टर इस्लामिक जो उसके सेनापति थे, जो अमीर थे, इनको ये पसंद नहीं था, उनको रिप्लेस करने की बात सोचते थे। फिर भी ये पीरियड चला गया इसमें। रज़िया के से रिलेटेड आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला इसमें। इसके बाद जो दूसरा रूलर आता है उसका नाम है बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इसने एक ऐसी पॉलिसी चलाई जिसके लोहे और रक्त की नीति कहा जाता है। इसने जो है खुद को ज़िले अल्लाह के नाम से, ये एग्ज़ाम में भी सब पूछे गए हैं इसमें, ज़िले अल्लाह के नाम से था। लोहे और रक्त की नीति किसने शुरू कराई? बलबन ने कराई, क्योंकि ये 40 तुर्कों में से ही एक था और वो सुल्तान भी बन गया। अब उसको पता था कि अगर मैं बन सकता हूँ तो दूसरे भी बन सकते हैं, तो वो पहला सुल्तान था जिसने अमीर 40 के दल को ख़त्म भी कर दिया। तो 40 के दल तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ख़त्म किसने कर दिए? गियासुद्दीन ने कर दिया, बलबन ने कर दिए। तो बलबन ने इसलिए कर दिया है क्योंकि वो खुद एक सदस्य था और वो नहीं चाहता था कि बाकी लोग भी सुल्तान बनने की होड़ में आ जाए। तो फिर वो एक तुर्काने चहलगानी का एक सदस्य सुल्तान बन जाएगा तो रेस्पेक्ट कौन करेगा? तो उसने एक पॉलिसी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था लोहे और रक्त की नीति। इसमें जो है जो भी दरबारी होते थे उनको झुककर सलाम करना होता था, सिजदा पैबोस करना होता था। तो सिजदा पैबोस की नीति भी कौन लाया था? बलबन लेके आया। देखिए सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्योंकि एक गुलाम का जो अंगरक्षक है वो सुल्तान बनेगा तो लोग नहीं मानेंगे, तो कैसे करके मानेंगे वो? तो यही सारे रूल्स हो रहे हैं इसमें। तो ज़िले अल्लाह किसने कहा? भगवान की छाया। ज़िले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की छाया, बलबन ने कहा। नेक्स्ट, लोहे और रक्त की नीति किसने शुरू की? तो बलबन ने शुरू की। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बलबन के साथ जुड़ते हैं। बलबन भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने फारसियों के लिए, जिसको पर्शियन इंग्लिश में कहते हैं, उनका त्यौहार होता है एक महत्वपूर्ण त्यौहार जिसको नौरोज के नाम से जानते हैं। तो ये नौरोज को मनाने की परंपरा भी बलबन ने ही शुरू की थी। तो बलबन का पीरियड जो है इसके लिए भी जाना जाता है। लेकिन बलबन के पीरियड में अनफॉर्चुनेटली भारत में जो है ये मंगोलों का हमला स्टार्ट हो गया था। मंगोल भारत में आने लगे थे इसमें, और मंगोल के हमले में जो है उसका बड़ा बेटा जो था महमूद जो था, ये भी एक CDS एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। महमूद उसका बड़ा बेटा था और महमूद की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के हमले में। और ये बात सुनकर जो है, क्योंकि 80 साल का बूढ़ा था वो बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया उसमें, और इसी के सदमे में उसकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी। तो बलबन के डेथ का भी एक बड़ा अच्छा रीज़न पूछा गया है, रीज़न असर्शन में, कथन और कारण के कारण। तो यहाँ पर जो है बलबन के साथ जो है ये लगभग ये कोलैप्स हो गया था पूरा सल्तनत एम्पायर। इसमें इतना एफिशिएंट रूलर था, लास्ट एफिशिएंट रूलर था। इसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स का रूल आता है। क्यूमर्स सबसे लास्ट रूलर था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश एक छोटा सा पीरियड है और खिलजी वंश के थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाते हैं इसमें। तो खिलजी वंश के साथ कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो हमें ध्यान रखना, गियासुद्दीन खिलजी जो है,
जलालुद्दीन खिलजी जो है आपका इसका फाउंडर था इसमें। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका फाउंडर था और गुलाम वंश का वो सेनापति भी था। तो जिसके कारण जो है ये वर्ड जो है जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में एक टेक्स्ट बन जाता है, क्योंकि ये काफ़ी एजेड हो चुका था ये, और एजेड होने के कारण इसका अपना भतीजा था जिसका नाम था अली गुरशाब। इसको भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन के नाम से भी जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। तो उसके सारे अभियान कौन कराता था? जलालुद्दीन खिलजी के। तो उसका भतीजा करता था। भतीजे का नाम क्या था? अली गुरशाब। तो अली गुरशाब ने सोचा कि मैं सारे अभियान कराता हूँ अपने चाचा के लिए, तो क्यों ना मैं खुद सुल्तान बन जाऊँ। तो उसने अपने चाचा की हत्या कर दी कड़ा में, इलाहाबाद के कड़ा में, और बाद में खुद ही अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से एस्टेब्लिश किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से उसने एस्टेब्लिश कर लिया और सल्तनत वंश का सल्तनत का शासक बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जो आज भी रिमार्केबल है। आज भी मिलिट्री फोर्सेस में हुलिया प्रथा, दाग प्रथा का प्रचलन है, यानी कि आपके टूम आइडेंटिटी मार्क लिए जाते हैं। ये हुलिया प्रथा, दाग प्रथा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा रूलर था जिसने भारतीय इतिहास में 50% टैक्स आज तक किसी भी ने भी नहीं लिया था, लेकिन 50% टैक्स लेने की जो है शुरुआत अलाउद्दीन ने की। अलाउद्दीन पहला ऐसा रूलर था जिसने पूरे भारत में एक कीमत पर बाजार नियंत्रण को शुरू किया, यानी मार्केट कंट्रोल को शुरू किया। इससे पहले कैसा किसी ने भी नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना रखी और उनको वेतन दिया करता था। इससे पहले वेतन की जगह पर उनको ज़मीन दे दी जाती थी और कहा जाता था जो भी रेवेन्यू होगा इसमें आधा खुद रखो, आधा मुझे दो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा पैटर्न बदल दिया और हमारी मिलिट्री का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया। तो ये सारे क्रेडिट जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो एग्ज़ाम का दूसरा पार्ट है इसमें, इसके जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है, जिसमें सबसे पहला गुजरात का एक्सपीडिशन बताया जाता है। गुजरात में जब उसने गुजरात को जीता तो वहाँ से वो एक अपने गुलाम को खरीद के लाया जिसका नाम था मलिक काफूर। ऐसा कहा जाता है मलिक काफूर वॉज एन यूनक, एक हिजड़ा था वो, और वो वहाँ से लाया। और उसके बाद भारत के जितने भी अभियान, दक्षिण भारत के अभियान थे, अलाउद्दीन के काल में दक्षिण भारत के अभियान किसने पूरे किए? तो मलिक काफूर ने पूरा किया। तो मलिक काफूर वर्ड याद करने की चीज़ है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में रहा करता था। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो है जौहर प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। इसमें हमने मूवी में भी देखा होगा। तो जौहर प्रथा से संबंधित भी अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर आता है। इसका डिस्क्रिप्शन तो बहुत बड़ा है इसमें, लेकिन सिर्फ अभी रूलर्स को थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं इसमें। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड जो है काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में था। कहा जाता है कि शायद इसको पॉइजन दे दिया गया था इसमें और मर गया था इसमें। तो मुबारक खिलजी के साथ दोबारा टेन्योर इसका आया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी आया, और मुबारक खिलजी एक पहला ऐसा रूलर था जिसने खुद को ही खलीफा कह दिया। वो अपने ही दरबार में जो है एफॉर्मेनेटिव बिहेवियर, महिलाओं जैसे बिहेव करने लगा, जिसके कारण भारतीय इतिहास ये क्वेश्चन पूछता है। अपने ही दरबार में जो है महिलाओं के वस्त्र पहन के आने के कारण वो दरबार में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता था, और एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट, मुबारक खां खिलजी ने खुद को ही खलीफा कहा, जिसके कारण ये पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे आचरण से दरबार की गरिमा भंग हो रही थी। तो उसी के सेनापति खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और बाद में खुसरो खान शासक बन गया। लेकिन खुसरो खान क्योंकि हिंदुस्तान में एक कन्वर्टेड मुसलमान था, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई, और खिलजी वंश को रिप्लेस कर दिया तुगलक वंश ने, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो हम यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो इसका फाउंडर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको फाउंड किया। पहली बार भारतीय इतिहास में जो है नहर निर्माण का क्रेडिट गयासुद्दीन को जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के साथ नहर निर्माण जाता है, नहरों का जाल जो है नहीं जाता। ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। तो यहाँ पर जो है इस बात को ध्यान रखना है इसमें। इनके ही दरबार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सूफी संत रहते थे इसमें, निज़ामुद्दीन औलिया करके, जिसने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य दिया था जिसको कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर अस्ता, ऐसा करके शब्द दिया था। तो तुगलक डायनेस्टी का था इसमें। और फिर इनके भतीजे ने, इनका भतीजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम वास्तविक नाम जूना खान जो था, इस जूना खान ने बाद में इनकी, ऐसा कहा जाता है, इतिहास ऐसा बताता है इसमें कि एक जगह पर जो है उन्होंने हाथियों की परेड कराई, लकड़ी का महल बनवाया था, और उन्होंने गयासुद्दीन को कहा था कि आपको सरप्राइज़ देंगे। उस सरप्राइज़ में उनकी मृत्यु होगी, महल गिर गया क्योंकि हाथियों की परेड में वाइब्रेशन काफ़ी हुआ और वो कोलैप्स हो गया।
तो जूना खान जो है फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। तुगलक डायनेस्टी चल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। जब उसने देखा कि पूरे भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में यहाँ पर है, तो दक्षिण भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसने दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए भारत की राजधानी महाराष्ट्र के दौलताबाद या दौलतगिरी में ट्रांसफ़र करने की बात कही, जो कि एक विवादित फैसला था। और ये फैसले के कारण जो है इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों का रोष झेलना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे अपसेट भी हो गए थे। इस फैसले को बाद में इसको वापस भी लेना पड़ा था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में टोकन करेंसी शुरू की, जिसको सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। बड़ा ही ज्ञानी शासक था इसमें, लेकिन लोग इसकी बातों को समझ नहीं पाए या इसको सही एग्जीक्यूट नहीं किया गया। टोकन करेंसी क्या है, जैसे कि भारत में जो हमले होते थे, मंगोलों के हमले होते थे, तो सोने और चांदी लूट कर ले जाते थे। तो भारत में इसने सोचा कि सोने चांदी लूट कर ले जाते हैं क्योंकि करेंसी के नाम पर है ये, तो इसकी जगह पर अगर हम टोकन करेंसी यानी चांदी का जीतल रख दें, तांबे का जीतल रख दें। तांबे का अगर कोई करेंसी होगा तो तांबा लूट के कोई नहीं ले जाएगा, सोना चांदी तो छुपा रहेगा, तो जो करेंसी यूज़ में होगी वही तो लेके जाएंगे। तो ये चीज़ जो है एक बहुत ही सोची समझी चीज़ थी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन नहीं था। लोगों ने अपने घर में करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया, तांबा इजीली अवेलेबल था, जिसके कारण ये पॉलिसी भी फेल हो गई। तो भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला जो रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसके कारण जो है इतिहास में इसको कहा जाता है ड्रैकुला रूलर या रक्त पिपासु। इसने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि जनता इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और चाहती थी कि ये जो है रिप्लेस हो। और इसके मरने के बाद कहा गया जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिली। तो ऐसा एक रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य ऐसा था कि जिससे जनता परेशान हो चुकी थी। बाद में इसका भाई आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जनता की फील को पूरी तरह से अपने ऊपर करने के लिए, क्योंकि वो एक मुस्लिम रूलर था, कट्टर मुस्लिम शासक था, उसने सबसे पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसे कुछ कदम उठाए जो कि इससे पहले नहीं लिए गए थे। उसने भारत में पूरी तरह से टैक्सेशन पैटर्न को ही चेंज कर दिया। हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने पूरे टैक्सेशन को जब चेंज कर दिया तो इस टैक्सेशन में सिर्फ 4 टैक्स लगाया, जजिया, ज़कात, खस्म, खराज। तो जजिया टैक्स जो है उसने ब्राह्मणों पर भी लगा दी, हिंदू ब्राह्मणों पर। इससे पहले हिंदू ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगता था। तो इससे क्या हुआ कि उस समय के मुस्लिम जो थे, उस समय जो कोई मौलवी जो थे, वो काफ़ी खुश हुए कि हमारा शासक जो है हमारे धर्म के लिए काफ़ी अच्छा सोचता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिसने कि जजिया, ज़कात, खस्म, खराज जैसे टैक्स को इंट्रोड्यूस किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक का ये क्रेडिट जो है जाता है कि उसने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इतने सारे सोशल रिफॉर्म थे उसी पे पूरा फोकस करके उसने काम किया। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नदियों का जाल बिछाया, नहरों का जाल बिछाया। नहर बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन जाल बिछाने का काम यानी कि उसको मल्टीपल कैनल सिस्टम बनाने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो फिरोज शाह तुगलक के साथ जो है इसको किसानों का हितैषी भी कहते हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए इसमें। इसने जो है अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ लेख थे, इसने जो है अपने महल में बुलाया और कहा कि इसमें पढ़ के देखो क्या लिखा है, क्योंकि हर जगह पर ये अशोक के स्तंभ पाए जा रहे हैं। तो अशोक के स्तंभ को पढ़ने का प्रयास भी किया। और बाद में दिल्ली में जब अशोक के स्तंभ मिले उनकी, क्योंकि दिल्ली उनकी राजधानी थी, तब कहा गया ये तो स्तंभ यहाँ के हैं नहीं, ये तो टोपरा के हैं, मेरठ और टोपरा के हैं, मेरठ और हरियाणा टोपरा हो गया आपका इसमें, तो ये यहाँ कहाँ से आ गए इसमें। तो फिर पता चला कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने दिल्ली में बुलाया था इसको पढ़ने के लिए, और फिर बाद में नहीं पढ़ पाया तो अपने महल में ही गड़वा दिया उसने। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का फाइनल स्ट्रक्चर भी पूरा कराया था, तो कुतुब मीनार से भी इनका नाम जुड़ता है। कुतुब मीनार के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह का नाम जुड़ता है इसमें। ये तीनों शासक इससे जुड़े हुए। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है, क्योंकि इसमें सेना में करप्शन आ चुका था, इसने हुलिया प्रथा और दाग प्रथा को जो है ख़त्म करा दिया था इसमें, जिसको किसने शुरू किया था, हमें अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ख़त्म कराने के कारण जो है सेना करप्ट हो चुकी थी। और इसके बाद जो है तैमूर लंग का भारत में हमला हो जाता है 1398। ये डेट भी याद रखने की चीज़ है। 1398 में तैमूर लंग का भारत में हमला होता है और भारत को उसने, दिल्ली को स्पेशली पूरी तरह से लूट लेता है, बहुतों को मार देता है। इसमें कहा जाता है 10 लाख लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो इतनी बड़ी नरसंहार क्यों हुआ? क्योंकि उसने सेना में करप्शन ला दिया। दाग प्रथा, हुलिया प्रथा ख़त्म करने से अब सैनिक जो है कमज़ोर हो चुके थे, युद्ध कला में अलग हो चुके थे। अब सैनिक की जगह कोई भी अनप्रोफेशनल सैनिक भी जाके ड्यूटी करता था इसमें, जिसके कारण सल्तनत की सेना कमज़ोर हो गई थी। तो तुगलक वंश के विनाश का सबसे बड़ा कारण जो था ये कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी, सेना को अपग्रेड करना, सेना को सैलरी देना ताकि वो करप्शन में नहीं रहे। दूसरा उनकी हुलिया प्रथा और दाग प्रथा। हुलिया प्रथा में उनका स्ट्रक्चर ही लेकर उनको सैनिक बनाया जाए ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके। बाद में क्या हुआ कि उनकी जगह पर कोई भी आएगा तो चलेगा, तो इससे क्या हुआ, सेना कमज़ोर हो गई।
तो इस तरह से जो है तैमूर लंग का भारत में हमला हुआ। उस समय भारत पे तुगलक जो शासक था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, भारत से भाग गया इसमें। और ऐसा कहा जाता है वो पहला एकमात्र शासक था जो सुल्तान होने के बाद भी टोपी सीकर गुजारा करता था। ये भी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो दिल्ली से जो है उसको भगा दिया गया था। तो यहाँ से तुगलक वंश के ख़त्म होने से भारत में तैमूर लंग का जो उत्तराधिकारी था या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था, जिसमें उसको सैयद वंश के नाम से जाना गया। तो सैयद वंश का टेन्योर काफ़ी छोटा है इसमें। तो सैयद वंश के टेन्योर में ज़्यादा नहीं, खिज्र खान पढ़ना है इसमें सिर्फ। तो खिज्र खान ने खुद को, अपने आप को सुल्तान का पदवी नहीं दिया इसमें, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। खुज्र खान ने खुद को रैयत आला नाम से उपाधि दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और खिज्र खान भारत से टैक्स लेकर जो है तैमूर लंग के जो है बेटे को दिया करता था, शाहरुख को दिया करता था, शाहरुख 4 को। तो ये जो है खिज्र खान के साथ जो है सैयद वंश की स्थापना की गई। तो सैयद वंश का एक छोटा सा टेन्योर है, इसके एग्जाम में कम क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं फिर लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी सैयद सल्तनत वंश का सबसे अंतिम वंश है इसमें। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, 3 ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिसको पढ़ना है। बहलोल लोधी को पढ़ना है, सिकंदर लोधी को पढ़ना है और इब्राहिम लोधी को पढ़ना है। ये तीनों के ही पार्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं इसमें, क्योंकि फाउंडर कौन था इसमें? बहलोल लोधी था, जो कि इब्राहिम बहलोल लोधी था, जो कि लोधी वंश का फाउंडर था इसमें। नेक्स्ट, फाउंडर होने के साथ उसके साथ दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला अफगान वंश किसने बनाया। देखिए, भारत में ये मुस्लिम तो रूल चल रहे हैं इसमें, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के जो मुस्लिम्स थे उनको अफ़गानी कहते हैं। तो ये भारत में पहला अफ़गान रूल किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ये लोधी वाले जो थे, लोधी वंश के शासक थे, ये अफ़गान थे। तो इसलिए इनको भारत में अफ़गान रूलर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जानते हैं। इसके दूसरे इंपॉर्टेंट शासक सिकंदर लोधी ने भारत में कुछ चेंजेस किए। सबसे पहले जो है इसने दिल्ली की जगह पर आगरा को बनाया। इसने आगरा को बसाने के बाद आगरा को 1504 में बसाया और 1506 में उसको राजधानी बना दिया। तो आगरा को राजधानी किसने बनाई? तो सिकंदर लोधी ने बनाई। सिकंदर लोधी जो है एक पोएट शासक भी था, जो कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है। गुलरुखी, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, बहादुर शाह जफ़र हैं, तो उसी तरह से गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं का संग्रह किया करते थे। और इनके समकालीन जो है एक भारत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवि थे जिनका नाम है कबीर। तो कबीर वॉज कंटेम्प्रेरी टू, कबीर किसके समकालीन थे? ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कबीर जो है सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और सिकंदर लोधी के समय में पहली बार भारत में ज़मीन को, यानी कृषि योग्य भूमि को नापने की जो कला थी, सिकंदरी गज का विकास किया गया। तो इतने सारे क्रेडिट जो है सिकंदर लोधी के साथ है, क्योंकि उनको गले का कुछ कैंसर हो गया था, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी आते हैं इसमें। और इब्राहिम लोधी का पीरियड जो है आपका, ये सल्तनत युग का अंतिम रूलर के रूप में भी जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो है इसके लास्ट रूलर थे। और इन्हीं के अपने सेनापतियों दौलत खां लोधी ने भारत के बाहर जो है बाबर को है आमंत्रित किया और कहा कि इनको हटा के मुझे शासक बना दीजिए। भारत में ऐसा बहुत हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है इसमें, कि भारतीय रूलर्स ने अपने ही पीरियड के रूलर्स को जो है, या भारत के जो भी सबऑर्डिनेट्स रूलर होते हैं, वो मेन रूलर्स को स्ट्रीम से हटाकर खुद रूलर बनने की बात करते हैं। तो उसी तरह से दौलत खां लोधी भी जो थे, उन्होंने जो है भारत से इब्राहिम लोधी को हटाकर बाबर से कहा कि आप हमला करिए और इनको हटाकर मुझे यहाँ पर शासक बना दीजिए। और बाबर ने भारत पर हमला किया था 1526 में, और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जिसको भारतीय इतिहास पानीपत के पहले युद्ध के नाम से भी जानती है। तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया, क्योंकि ये वार पहले से ही फिक्स थी, क्योंकि इसके अपने ही सेनापति पहले से ही फिक्स थे कि वो इनको हराने के लिए ही जा रहे हैं इसमें। तो इब्राहिम लोधी के इस युद्ध में हार हो गई और लोधी वंश पूर्णतः यहाँ से समाप्त हो गया, और बाबर ने भारत पे कन्क्वर्ड करके अपने रूल को एस्टेब्लिश कर लिया। क्योंकि बाबर जो है एक मुग़ल था, और मुग़ल वंश की जब स्थापना हुई है, तो ये मिडाइवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके क्वेश्चंस, उनका फिर एक कलेक्शंस देखेंगे। ये कलेक्शंस में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से, अगर हमने अभी ध्यान से सुना है तो क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसको ज़रा एक बार ध्यान से देखें और क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें इसमें। तो जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस राउंड में आ चुके हैं। अभी उम्मीद है आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, और सारे क्वेश्चन जो है लगभग उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इसमें। तो मैंने ये लेक्चर को डिज़ाइन किया था मेनली जो है आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से क्रोनोलॉजी में पढ़ा जा सके।
तो सल्तनत पीरियड जब भी स्टार्ट करेंगे तो 1206 से लेकर 1526 तक स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेट के साथ यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इमेजेस देख लेते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत का, कि किस तरह से ये सल्तनत का टेरिटरी था, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है उनका किस तरह से था इसमें। तो ये ब्लू कलर जो है आप इसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को देख पा रहे हैं इसमें। कुछ शासकों ने दक्षिण भारत तक भी हमले किए थे इसमें, लेकिन दक्षिण भारत को उन्होंने कभी भी कम्प्लीटली अपने ऑक्यूपाई टेरिटरी में नहीं रखा था। उसमें उन रूलर्स को फ्री छोड़ दिया जाता था और वो सिर्फ टैक्स के लिए उनको यूज़ किया जाता था। स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी का जो टेरिटरी है देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारे नॉर्थ इंडिया तक ही सिर्फ स्प्रेड है ये, जिसका संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देख रहे हैं खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश का हमें पता है जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। 1290 से लेकर 1320 के बीच में खिलजी डायनेस्टी था। दक्षिण भारत तक जो है इसकी सीमाओं तक लेकर जाया गया था। नेक्स्ट है आपका तुगलक डायनेस्टी, जिसमें कि 1320 से लेकर 1414 तक का इसका टेन्योर आता है इसमें। और तुगलक वंश के इस टेरिटरी में आप देख रहे हैं इसका एक्सपेंशन काफ़ी हुआ है इसमें। दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को भी जीत लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे सैयद डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 के बीच में जो है स्थापित हुआ। खिज्र खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके बारे में हमने कुछ लेक्चर में सुना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अभी लोधी डायनेस्टी, जो कि सल्तनत युग का अंतिम डायनेस्टिक रूल जो था। इसका रूलिंग टेरिटरी आप इधर देख सकते हैं, ये इस कलर में जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो इसके बाद जो है अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जाते हैं, जो कि हमने अभी तक सुने हुए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सैयद वंश के किस शासक या किस वंश को समाप्त कर दिल्ली का प्रशासन प्राप्त किया था। तो सैयद वंश को पता है हमें कि खिज्र खान था, और खिज्र खान ने किस वंश को समाप्त करके जो है सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, परमार वंश है। तो तुगलक वंश का हमें पता है कि जब तैमूर लंग ने 1398 में हमला किया था तो खिज्र खान उसके सहयोगी के रूप में था। और तुगलक वंश का कौन सा शासक था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि भाग के जो है उसने अपनी जान बचाई थी। तो तुगलक वंश को समाप्त करके जो है यहाँ पर सैयद वंश स्थापित हुआ था। तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन जो कि हमने अभी लेक्चर क्लास में सुना है। पानीपत का पहला युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? तो अभी इसको भी हमने बात किया था, पानीपत का युद्ध, जो कि पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। तो पानीपत का युद्ध जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत का युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर पहला युद्ध है, क्योंकि आज के हमारे लेक्चर क्लास में यही टॉपिक है आपका। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने किस मुगल शासक को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा? ये भी हमने लेक्चर में सुना हुआ था आपका। तो दौलत खान लोदी ने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप यहाँ आइए और हमें इब्राहिम लोदी से मुक्त करके जो है यहाँ पर जो है मुझे इसका रूलर बना दीजिए। तो एक्चुअली हुआ नहीं, बाबर यहाँ पर परमानेंटली स्टेबल हो गया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी ये भी हमने पढ़ा था। बहलोल लोधी जो है भारत में लोधी वंश का संस्थापक था। इसके साथ 2 नाम आता है, लोधी वंश का संस्थापना भी किया था और भारत में पहले अफगान वंश की भी स्थापना की थी। ये दोनों ही नाम को ध्यान रखना है। लोधी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? यानी कि कौन सा लोधी वंश का शासक जिसने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था? ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना चाहिए। सिकंदर लोधी, लोधी वंश का सबसे इम्पैक्टफुल रूलर जो था, एक तरह से एफिशिएंट रूलर भी था, बहुत सारे इसने प्रयोग किए थे। तो सिकंदर लोधी को आंसर मानेंगे इसमें। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसको बात किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में एक मस्जिद है और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? ये भी हमने डिस्कस किया था। लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दानी था और लोगों को बहुत बड़े बड़े दान दे दिया करता था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण योगदान नहीं दिया? इसको भी हमने डिस्कशन में रखा था। इसमें कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने किया था, और लास्ट में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका काम पूरा कराया था। हमें ध्यान रखना चाहिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है या याद में जो है स्थापित किया था। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के और इल्तुतमिश दोनों के ही गुरु थे। तो इसलिए जो है इनका नाम जो है जनरली हम कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में बना है, ऐसा नहीं है, इनके गुरु के नाम पर बना है, बख्तियार काकी की याद में।
दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। यानी कि दिल्ली में अपने जो है नियमित सिक्के जारी, अरबी सिक्के हमने पढ़ा था, डिस्कशन में शामिल किया था इसको हमने। तो भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है भारत में सबसे पहले सिक्के को चलाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया था। निम्न वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था और नीचे के कूट का सही उत्तर चुनिए। यानी कि पहले, दूसरा, तीसरा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा अभी आपके लिए, क्योंकि हमने पूरे सीक्वेंस को पढ़ा है इसमें कि सबसे पहले कौन है। तो गुलाम वंश सबसे पहले है, गुलाम वंश पर खिलजी वंश आ जाता है, फिर उसके बाद सैयद वंश है, लोधी वंश है। तो ये मैच नहीं भी करेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, गुलाम यानी फोर्थ पहला है, तो फोर्थ पहला इसी में है, तो यही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही कॉमन सा है और इसको अब आप आराम से बना पाएंगे। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की, ये भी हमने डिस्कशन में रखा था इसमें कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की और बाद में 1506 में जो है इसको अपनी राजधानी भी बना ली। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। टोपरा तथा मेरठ के से 2 अशोक के स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया, ये भी हमने डिस्कशन में सुना था इसमें कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये दिल्ली और टोपरा और मेरठ के जो है अशोक के स्तंभ लेख जो है अपने महल दिल्ली में बनवाया और उसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ नहीं पाए। हमें पता होना चाहिए जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था, इतिहासकार था, जिसने इस ऐसे स्तंभ लेखों को पढ़ा हुआ था 1837 में। तो नहीं पढ़ पाया, तो फिर उसने दिल्ली में जब गढ़वा दिया तो बाद में जब इतिहासकारों ने देखा ये तो मेरठ और टोपरा में होने चाहिए थे, तो फिर ये यहाँ कहाँ पर है, तब ये फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है कि उसने यहाँ पर मंगाए थे पढ़ने के लिए। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान किसका सेनापति था। अभी हमने बात किया खिज्र खान। खिज्र खान जो था तैमूर लंग का, जिसने भारत पर 1398 में भारत पर हमला किया था, तो उसी का सेनापति था। किस लोधी सुल्तान ने भूमि को नापने के लिए प्रमाणिक पैमाने गज सिकंदरी गेज का प्रचलन किया था। ये भी डिस्कशन में था हमारा कि सिकंदरी गज का प्रचलन जो है ये सिकंदर लोधी ने किया था। भारत में पहली बार जो खेती योग्य भूमि होती है उसके नापने का पैरामीटर सिकंदरी गज था। इसके बाद फिर इलाही गज नाम से जो है अकबर ने अपने गज को चलाया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर हमला किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी पढ़ा था हमने कुछ देर पहले लेक्चर में। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर हमला किया था, तो नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग का हमला हुआ था, वो भाग के अपनी उसने जान बचाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, ये भी हमने पढ़ा था अभी। तो दिल्ली का एक सुल्तान था जिसने अपने समय पर लोगों को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया लगाया था। उसने 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे, जजिया, ज़कात, खस्म, खराज, 4 टैक्स लगाए थे इसमें, क्योंकि जनता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट से तंग आ चुकी थी और उस जनता को अपने फेवर में करने के लिए, उसको अपना मुस्लिम शासक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ये गुलाम वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे ज़्यादा गुलाम रखने के लिए यानी दीवाने बंदगान एक विभाग बनाया गया था और फिरोज शाह तुगलक में जो है सबसे ज़्यादा गुलाम थे और इसी कारण जो है दीवाने बंदगान नामक जो है एक संस्था बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है 1,80,000 के करीब इसमें गुलाम थे। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अभी आपने को पता होगा, लेक्चर में हमने सुना था इसको। मोहम्मद बिन तुगलक को, इसको ड्रैकुला रूलर भी कहते हैं, रक्त पिपासु भी कहते हैं, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट से जनता जो है काफ़ी परेशान रहती थी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। देखिए खालसा भूमि के बारे में देखेंगे, जो पहले राजाओं के द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी, चाहे बहादुरी के रूप में, चाहे किसी भी कारण से दान पर, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उन भूमियों को छुड़वा लिया था, उनको खाली करवा लिया था और खाली कराने के बाद जो है उस पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ताकि सत्ता का नियंत्रण जो है सत्ता के केंद्र में सुल्तान के पास रहे। तो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। खाली कराने वाली भूमि पर अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था और वो अपने सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन भी है इसमें। तो चित्तौड़गढ़ का अभियान जब हुआ था इसमें, तो अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर हमला किया था, तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कुछ जगहों पर कि ये उनकी राणा रतन सिंह की जो है वाइफ थी, रानी पद्मावती या पद्मिनी। ये इनकी खूबसूरती के कारण जो है इन्होंने हमला किया था, जिसके कारण सभी रानियों ने जौहर भी कर लिया था। तो हमने जौहर का जिक्र भी किया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में पहली बार भारतीय इतिहास में राजपूतों के द्वारा जौहर प्रथा का भी जानकारी मिलता है।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि मंगोल, सबसे पहले हम मंगोल समझ लेते हैं कि ये मंगोल है कहाँ पर ये, और भारत में जो है मंगोल कब कब आए। भारत में देखिए मंगोलों के हमले की शुरुआत गुलाम वंश से शुरू हो गई है। हमने अभी कुछ समय लेक्चर में पढ़ा था इसमें कि बलबन के बड़े बेटे जिसका नाम था महमूद जो था, उसके समय में मंगोलों का हमला हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मंगोलों का हमला चल रहा था। इसके हमले की शुरुआत जो है भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश के समय से मानी जाती है। भारत में इल्तुतमिश का जो समय था, तो मंगोलों से बचने के लिए, मंगोलों का नेता का नाम था उसमें चंगेज़ खान, तो उससे बचने के लिए उसने जो एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी। मैं बात कर रहा हूँ इल्तुतमिश की, गुलाम वंश का शासक। उसने जो है पृथकीकरण की, सेपरेशन की नीति एक बनाई, और इस सेपरेशन की नीति जो है भारत को मंगोलों से बचने के लिए ही बनाई थी। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि मंगोल तो आए थे इल्तुतमिश के समय से, लेकिन अभी पूछा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। ये ज़फ़र खान नाम आएगा इसमें, जो कि खिलजी का महत्वपूर्ण एक सेनापति था। अमीर-ए-कोही नाम का विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? तो अमीर-ए-कोही भी एक इम्पॉर्टेंट विभाग है इसमें, और जैसा कि पता है कृषि एक विभाग के रूप में जाना गया है इसमें, और जनता में फसलों के चेंज करने के, कुछ भारत में क्षेत्रों में धान होती है, कुछ में गेहूं होती है, कुछ में गन्ना होता है, तो फसलों को चेंज करने के लिए जो एक्सचेंज भी कह सकते हैं इसमें, तो एक ऐसा विभाग बनाया गया कि जहां पर जो फसल होती है वो फसल जो है यहाँ पर जमा करके दूसरे फसलों को भी वो ले सकते हैं। तो कृषि विभाग के रूप में इसको अमीर-ए-कोही देखें, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन सा है इसमें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कि दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इसमें, जिसने अपने ज्ञान के ऊपर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन लोगों ने इसकी बात को समझा नहीं था इसमें, जिसमें टोकन करेंसी भी था, राजधानी परिवर्तन भी था इसमें। तो आपको पता चल गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोचिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट था कि भारत में जो लुटेरे आते हैं, बाहर से आक्रमणकारी आते हैं, मंगोल आते हैं, वो सोने चांदी नहीं लेके जाएँ क्योंकि महंगी धातु है ये, और उसकी जगह पर हम तांबे के सिक्के चला दें, टोकन करेंसी को चला दें, सांकेतिक मुद्रा को चला दें, तो फिर भारत से जो है ये कीमती धातु बाहर नहीं जाएगी। और ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जनता ने इस बात को नहीं समझा और इसको फिर मूर्ख राजा करके उपाधि दे दी इसको। तो यहाँ पर सी जैसे आंसर को हम टिक करेंगे इसमें। नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति के बारे में पहली बार लागू किया? ये भी हमने डिस्कशन में देखा है इसमें कि मूल्य नियंत्रण पूरे भारत में एक दर पर सामान बेचने का काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। मार्केट कंट्रोल कहते हैं इसको। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, ये भी हमने पढ़ा था लेक्चर में भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके दौलतगिरी या दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दी थी। उसका मानना था कि भारत के केंद्र में रहने से भारत के पूरे क्षेत्रों पर बराबर नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी असफल हुआ और उसको चेंज करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ये सांकेतिक मुद्रा को ही टोकन करेंसी कहते हैं, जो अभी हमने बात किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द आंसर, लेकिन बाद में ये प्रत्येक घरों में जब तांबे के सिक्के बनने लगे, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा में तांबे का ही सिक्का चलाया जा रहा था, तो व्यापारियों ने लेने के लिए मना कर दिया और इस पर अच्छे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने विड्रॉ कर दिया इसमें। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता का भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था ये, और इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर अम्पायर का भी, बहमनी और विजयनगर अम्पायर का भी स्थापना हुआ था। तो इब्न बतूता जो है वर्ड जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर फिर बाद में चीन भी भेजा था। तो ये वर्ड बड़ा ज़रूरी है इसमें। इब्न बतूता भारत में कब आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इसमें। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो था। देखिए नहरों का जाल वाला क्वेश्चन अलग होता है, नहरों का पहला निर्माण क्वेश्चन अलग है। तो नहरों का सबसे पहले जो पहला निर्माण होगा तो गयासुद्दीन तुगलक होगा, और नहरों का जाल होगा, जाल जैसे वर्ड वेब जिसने बनाया, तो ये फिरोज शाह तुगलक के साथ जुड़ता है, जिसको अभी हमने डिस्कशन में भी अच्छे से समझा हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के राज की स्थापना हुई? तैमूर भारत में आया था, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी, इसको भी हमने अभी डिस्कशन में समझा था। तो ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी जैसा हमें पता है दक्षिण भारत में आपका है,
जिसको कभी मोहम्मद बिन तुगलक, जो बाद में उसने राजधानी भी बनाई थी आपने, देवगिरी दौलताबाद जो है, तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार, इसको इंग्लिश में पर्शियन त्यौहार जो है नौरोज आरंभ करवाया? तो बलबन के द्वारा जो है ये पर्शियन त्यौहार जो है नौरोज को शुरू किया गया था। इसको हमने लेक्चर में पढ़ा था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया था कि रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, जिसको हमने लेक्चर में भी पढ़ा था और उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था अभी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से नियुक्ति होती है इसमें तो मलिक जानी के नाम से आती है। कुछ स्टेट के क्वेश्चंस भी होते हैं एग्ज़ाम में। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार जो नियुक्त किया था उसका नाम था मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निम्न में से किसके काल में भारत आया था? तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि मंगोल का हमला जब भारत में हुआ था तो इल्तुतमिश का शासन था वो, और इल्तुतमिश ने उस समय पृथकीकरण, सेपरेशन की एक पॉलिसी अपनाई, जिससे कि मंगोलों की सीमा जो है भारत से दूर हो गई और भारत की सुरक्षा की जा सकी। तो इल्तुतमिश के साथ जो है चंगेज़ खान का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एपिसोड है आपका इस सेगमेंट में। गुलाम वंश, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले गुलाम वर्ड तो गुलाम वंश के साथ जुड़ता है, तो हमें जाना है गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऐबक था। तो ऐबक ने किस गुलाम को रखा था जिसको बाद में शासक बनाया गया? तो उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। तो गुलाम ऐबक हो गया और गुलाम का गुलाम कौन था? ये इल्तुतमिश हो गया। तो ये गुलाम के गुलाम नाम से भी ये जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये भी हमने थोड़ी देर पढ़ा अभी। रज़िया सुल्तान है, जो कि मध्यकाल की पहली महिला शासिका के रूप में थी। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध वाक्य दिल्ली अभी दूर है। जनरली इसको आज के समय में भी हम यूज़ करते हैं। अभी जब भी आपका लक्ष्य जो है आपसे दूर होता है तो हम उसको दिल्ली अभी दूर है जैसे शब्दों के साथ कभी कभी जोड़ देते हैं, क्योंकि इनके संबंध ऐसा कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक के साथ अच्छे नहीं थे, इसलिए दिल्ली अभी दूर है जैसे शब्दों का प्रयोग जो है इसके साथ बहुत सारे तथ्यों को जोड़ा जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, दिल्ली अभी दूर है शब्द जो है निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था और ये टेन्योर था आपका गयासुद्दीन तुगलक का। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था। 50% टैक्स लेने वाला भारत का पहला शासक कौन था? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहला शासक था जिसने अपने लिए स्थायी सेना रखी थी और एग्ज़ाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तुगलकनामा के रचनाकार कौन था? देखिए किताबों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तुगलकनामा का रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा नाम का रचना किया था। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? ऐसे कभी कभी आता है कि इनके शासकों को सही क्रम में भी सजाने के बाद पूछ ली जाती है। तो ऐबक जो है, जैसे सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये संस्थापक है, तो ऐबक संस्थापक है तो हमें ऐबक को सबसे पहले लिखना होगा। तो देखते हैं ऐबक सबसे कैसे क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं, कैसे ऐसे वाले मल्टीपल चॉइस को हमें सॉल्व करना है, ये चीज़ हमें देखनी है पहले। तो सबसे पहले हम देखें कि ऐबक सबसे पहले तो 3 में है, तो यानी चौथा तो अपने आप हट गया इसमें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कौन होगा इसमें। तो हम देखते हैं ऐबक का बेटा आराम शाह था, जिसको हमने डिस्कशन में भी रखा था, और आराम शाह को बाद में इल्तुतमिश ने रिप्लेस कर दिया था, जो कि दामाद था। बेटा आराम शाह है और इल्तुतमिश दामाद है। तो ऐबक के बाद आराम शाह आ जाएगा, आराम के बाद इल्तुतमिश आ जाएगी, और इल्तुतमिश का क्योंकि ये पुत्री थी रज़िया सुल्तान, तो सेकंड के बाद ये थर्ड आ जाएगा। तो ऐसा करके अगर देखते हैं तो फर्स्ट हो गया कुतुबुद्दीन, 4 हो गया आराम शाह, सेकंड हो गया इल्तुतमिश, थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसको सही होना चाहिए। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने एक छोटे से लेक्चर में ही पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने लेक्चर सुना हो तो आप 40 क्वेश्चन को सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास में ही आप समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा आपका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।